आज की इस चर्चा में हम बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ विजुअल नोट्स हैं जिनके जरिए हम इस सफ़र पर आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि बुद्धि का असल में मतलब क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और समय के साथ इसे समझने के सिद्धांत कैसे बदले हैं। हम ये भी देखेंगे कि इसे मापा कैसे जाता है और आखिर में क्या आईक्यू ही सब कुछ है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। यहाँ बुद्धि को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि। ये किताबी ज्ञान और भावनाओं को समझने की क्षमता है। हाँ, कह सकते हैं कि जो चीजें सामने नहीं हैं, उनके बारे में सोचने की क्षमता। बिल्कुल, जैसे कवि, डॉक्टर या चित्रकार। दूसरा है मूर्त बुद्धि, जिसे कॉन्क्रीट या मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सही। ये मशीनों और वस्तुओं को समझने से जुड़ी है। इसे आप इंजीनियर, मैकेनिक या कारीगरों में देख सकते हैं। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ये समाज और लोगों को समझने की शक्ति है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे नेता या व्यवसायी इसके अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि मतलब मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहा था। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि बुद्धि क्या कोई एक राजा है या फिर कई मंत्रियों का समूह? हाँ, और इसी सवाल पर अलग-अलग सिद्धांत हैं। स्पीयरमैन का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं। पहला है जी फैक्टर यानी सामान्य योग्यता। और ये जन्मजात होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये हर काम में लगता है, एक राजा की तरह। दूसरा है एस फैक्टर मतलब विशिष्ट योग्यता। ये हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं। जैसे गाना या कोई खेल खेलना। सही। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मेंटल एनर्जी भी कहा था और इसे जन्मजात मतलब इनेट माना था। इसके ठीक उलट थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है। हाँ, वो जी फैक्टर को नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि कोई एक जी फैक्टर नहीं है, बल्कि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं, जिन्हें पीएमए कहते हैं, उनका एक समूह है। जैसे कि अंकिक क्षमता, शाब्दिक क्षमता और तार्किक क्षमता। तो एक तरफ राजतंत्र और दूसरी तरफ एक तरह का लोकतंत्र। बिल्कुल। अब आते हैं गिलफोर्ड पर, जिन्होंने बुद्धि को एक 3D बॉक्स या क्यूब की तरह समझाया। और ये काफी जटिल मॉडल है। हाँ, इसकी पहली डायमेंशन है संक्रिया यानी ऑपरेशंस, मतलब दिमाग क्या करता है। जैसे संज्ञान या स्मृति। दूसरी डायमेंशन है विषय वस्तु यानी कंटेंट, दिमाग किस चीज पर काम करता है। अच्छा, जैसे कोई तस्वीर हो या कोई शब्द। एकदम सही। और तीसरी है उत्पाद यानी प्रोडक्ट, नतीजा क्या निकलता है। इकाइयां या प्रणालियां, इस तरह की चीजें। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इस मॉडल में 4, 5 और 6 के हिसाब से 120 कारक थे। ओह, पर अब वर्तमान में 180 कारक माने जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिद्धांत भी समय के साथ विकसित हुआ है। अब बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की, जिन्होंने बुद्धि को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनका बहुबुद्धि सिद्धांत एक क्रांति की तरह था। उन्होंने कहा कि बुद्धि कई तरह की होती है, जैसे भाषाई बुद्धि जो कवियों और लेखकों में होती है। हाँ। तार्किक गणितीय जो वैज्ञानिकों में होती है। और संगीतात्मक भी जो गायकों में होती है। बिल्कुल। फिर शारीरिक गतिक बुद्धि जो खिलाड़ियों या डांसर्स में होती है। और स्थानिक जो पायलट या चित्रकार में होती है। उन्होंने 2 व्यक्तिगत बुद्धियों की भी बात की। हाँ, अंतःवैयक्तिक मतलब खुद को जानना, और अंतरावैयक्तिक यानी दूसरों को समझना। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। सही कहा। और गार्डनर यही नहीं रुके, उन्होंने बाद में इसमें और भी बुद्धियां जोड़ी। अच्छा। हाँ, 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि जैसे किसानों में होती है और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा गया। अस्तित्ववादी? हाँ, जो जीवन मरण जैसे गहरे सवालों से जुड़ी है। वाह। तो अब हम देखते हैं कि बुद्धि काम कैसे करती है, मतलब प्रोसेसिंग का विज्ञान। हाँ, स्टर्नबर्ग ने अपनी त्रितंत्र थ्योरी यानी ट्रायआर्किक थ्योरी दी। इसके 3 भाग हैं। पहला है विश्लेषणात्मक मतलब समस्या सुलझाने की क्षमता, जिससे हम बुक स्मार्ट भी कह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है सृजनात्मक यानी नए आइडिया सोचने की क्षमता। और तीसरा है व्यवहारिक जो रोजमर्रा के काम करने की क्षमता है। स्ट्रीट स्मार्ट। सही है। स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में दिया था, जो बताता है कि वे आईक्यू से आगे देखना चाहते थे। और एक और मॉडल है पास मॉडल, जिसे जेपी दास और किर्बी ने दिया। ये बताता है कि हमारा दिमाग सूचना को कैसे प्रोसेस करता है। हाँ, पी का मतलब है प्लानिंग, ए का अटेंशन, एस का साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, और दूसरे एस का सक्सेसिव यानी क्रमिक प्रोसेसिंग। तो अब बुद्धि को मापने की कोशिश पर आते हैं। इसका भी एक इतिहास है। हाँ, और बहुत दिलचस्प।
इसकी शुरुआत 1905 में अल्फ्रेड बिने के पहले बुद्धि परीक्षण से हुई। फ्रांस में। हाँ, फिर 1908 में मानसिक आयु यानी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। 1912 में स्टर्न ने MIQ का सूत्र दिया, पर उसमें एक छोटी सी कमी थी। और फिर 1916 में टर्मन ने इसे पूरा किया, इसमें 100 से गुणा करके। तो जो फाइनल फॉर्मूला बना वो था IQ बराबर है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। सही। और टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने स्केल में इसी सूत्र का प्रयोग किया था। तो इस फॉर्मूले से जो स्कोर आता है उसके आधार पर टर्मन ने एक तालिका बनाई, एक तरह का वर्गीकरण। हाँ, इसके अनुसार 140 से ज्यादा IQ वाले प्रतिभाशाली यानी जीनियस होते हैं, जो बहुत विरले होते हैं। 90 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि वाले रोर आते हैं, जो कि अधिकतर आबादी है। सही। 70 से 90 के बीच मंदबुद्धि और 25 से कम को जड़ बुद्धि कहा गया। ये शब्द आज इस्तेमाल नहीं होते, पर उस समय ये क्लिनिकल टर्म्स थे। अच्छा, यहाँ एक सुझाव भी दिया गया है कि 70-90 IQ वाले बच्चों के लिए हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा उपयोगी हो सकती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये इंटेलिजेंस टेस्ट भी अलग-अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल। शाब्दिक यानी वर्बल टेस्ट पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं, जैसे WWI में हुआ आर्मी अल्फा टेस्ट। और अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल टेस्ट अनपढ़ या गूंगे बहरे लोगों के लिए होते हैं, जैसे आर्मी बीटा टेस्ट। हाँ, या भारत का भाटिया बैटरी टेस्ट। एक तीसरा प्रकार भी है वेशलर टेस्ट, जो इन दोनों का मिश्रण है। अच्छा, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रेवन का प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस एक संस्कृति मुक्त यानी कल्चर फ्री बुद्धि परीक्षण माना जाता है। मतलब इस पर किसी खास संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल। और अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की बुद्धि की, EQ या संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता। इसके मुख्य तत्व हैं स्वजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, परानुभूति यानी एम्पैथी, और सामाजिक कौशल। सही। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोवे ने किया था। लेकिन इसे मशहूर तो किसी और ने किया। हाँ, इसे मशहूर किया डैनियल गोलमैन ने अपनी 1995 की किताब से, जिसका शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है। क्या था शीर्षक? इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। वाह, ये IQ से ज्यादा जरूरी क्यों हो सकती है? बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हमने बुद्धि को कई अलग-अलग नजरियों से देखा, उसके प्रकारों से लेकर अलग-अलग सिद्धांतों, उसे मापने के तरीकों और अंत में भावनात्मक बुद्धि के महत्व तक। उम्मीद